नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीवीटी इंडिया पर। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में जियोमॉर्फोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्व कर रहे थे, चलिए शुरू करते हैं और आगे से बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, हमने अभी तक 60 ऑब्जेक्टिव जियोमॉर्फोलॉजी के सॉल्व किए हैं। अब आगे नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ इन दी टाइम पीरियड को देखते हुए हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे और पढ़ेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और कहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन प्रीवियसली 2 लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम। सीप रॉक्स आर अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। सीप रॉक किस प्रकार का लैंडफॉर्म है, किस प्रकार से बना हुआ है। भेड़ चट्टानें ही नहीं कहते हैं, इनका स्वरूप उनकी तरीके से होता है, इसलिए इन्हें सीप रॉक्स कहा जाता है। किस प्रकार के स्थल कृतियों का रूप है, यानी कि विंड से बने होते हैं, यानी कि विंड के इरोजन या डिपोजिशन से बने होते हैं, कास्ट रीजन के इरोजन से या डिपोजिशन से बने होते हैं, या फिर फ्लूवियल इरोजन या डिपोजिशन से बने होते हैं। तो ये किस से बने होते हैं, ये है फ्लूवियल डिपोजिशन और इरोजन से बने होते हैं। सबसे पहले क्या है, एक चट्टान थी, ठीक, कोई एक प्लेन में बड़ी सी, ठीक है, इस पर क्या हुई, बर्फ बनी, स्नोफॉल हुआ और ग्लेशियर बन गया। ठीक है, ग्लेशियर बन गया, ऊपर से ग्लेशियर से पूरी ढक गई। ठीक, फिर समर आई, तो क्या बोलते हैं, ये चट्टान की जो ऊपरी लेयर थी वो पानी के साथ जब बर्फ पिघली तो वो भी पिघल कर बह गई, और वो भी जब पिघल कर बह गई तो क्या हुआ, इसका जो ऊपरी सरफेस था इस रॉक का वो कैसा दिखा, वो दिखा सीप के भेड़ के क्या बोलते हैं ऊपरी परत की तरह, जैसे उसकी पीठ होती है। इसे क्या कहा गया, सीप रॉक कहा गया। ये बनता कैसे है, ग्लेशियर इरोजन से बनने वाला एक लैंडफॉर्म है। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन विंड इरोजन। विंड इरोजन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पवन अपर्दन में शामिल है। एट्रिशन, प्लकिंग, एब्रेजन, नन ऑफ दीज। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा प्लकिंग और एब्रेजन जो है प्लकिंग और एब्रेजन जो है ये किससे रिलेटेड है, ग्लेशियोफ्लूवियल इरोजन से। किससे रिलेटेड है, ग्लेशियोफ्लूवियल इरोजन से। ये किससे रिलेटेड है, ग्लेशियोफ्लूवियल इरोजन से। या फ्लूवियल का अर्थ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर इरोजन भी हो सकता है, रिवर डिपोजिशन भी हो सकता है। प्लकिंग से इरोजन होगा और एब्रेजन भी जब आगे बढ़ेगी कोई पेबल्स या ग्रेवल्स तो वो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, एट्रिशन। ठीक है, विंड इरोजन को एक टर्म और नाम से जाना जाता है, कौन सा, एओलिन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेरारोसा इज आ, टेरारोसा क्या है, ठीक, कर्व्ड रिलिक्स ऑफ अ लाइमस्टोन रॉक, hollow part of a ceiling formed due to the solutional action of water। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है, थिक रिड सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग रिसीव्ड, या फिर डिपॉजिट मटेरियल हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केव। ठीक, हमने क्या पढ़ा कास्ट रीजन में टेरारोसा के बारे में। टेरारोसा जहां पर है क्या, क्या है, hollow part of a ceiling formed due to the solutional action of water। कोई लाइमस्टोन एरिया है, ठीक है, हमने कास्ट रीजन में देखा था कोई लाइमस्टोन एरिया है, ठीक है, जहां उस एरिया में क्या है, उस एरिया में जब वाटर इकट्ठा होता है तो क्या होता है, वहां पर एक जगह जब लाइमस्टोन चट्टान रहेगी और उस पर ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो चूना पत्थर की चट्टान है उसको एक साथ अपने में घुला लेगा, और जब वो घुल जाएगा तो और नीचे डीपेन होता चला जाएगा, और डीपेन होता चला जाएगा तो नीचे की चट्टानों को क्या बोलते हैं, अगर वो भी लाइमस्टोन की हैं तो उनको भी इरोड कर देगा, और उनको भी जब इरोड कर देगा तो क्या होगा, और डीपेन होता चला जाएगा, तो क्या बनेगा, हॉलो पार्ट ऑफ ए सीलिंग बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाई व्हाट नेम आर द न्यूमरस डिप्रेशन फाउंड इन अ लाइमस्टोन रीजन कॉल्ड। ठीक क्या क्वेश्चन क्या, चूना पत्थर क्षेत्र में पाए जाने वाले असंख्य गड्ढों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था ना कास्ट टोपोग्राफी में, जो होल्स बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सिंक होल्स। पॉट होल्स अलग होते हैं, कार्बन्स भी बनते हैं कास्ट रीजन में, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। ये कहाँ बनते हैं, ये केव्स में बनते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। As moisture drips from the roof of a limestone cave and drops on the floor, calcium is deposited to form which of the following karst feature। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, मतलब एक लाइमस्टोन की क्या है, केव है। ठीक है, समझिए एक केव है, ये केव की क्या है, ये केव की सीलिंग है। ठीक है, क्या है ये, केव की सीलिंग, और ये क्या है, फ्लोर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो गया इसके ऊपर, सीलिंग के ऊपर यहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है। ये रॉक कैसी है, ऊपर की रॉक तो लाइमस्टोन की है, लेकिन सबसे ऊपर जहाँ पे वाटर स्टोर है अपलैंड की, वो किसी और चीज की है, जिससे क्या हो रहा है, इसका इरोजन होकर यहाँ पे सिंक होल्स नहीं बन रहे हैं। कहीं यहाँ पे सिंक होल्स बने हुए हैं जो लाइमस्टोन की रॉक थी। यहाँ से पानी क्या हो रहा है, रिस रिस कर इस सीलिंग पर आ रहा है। अब इस सीलिंग पर जब पानी आ रहा है तो क्या करेगा, जो लाइमस्टोन की सीलिंग है उसको पिघलाएगा, और पिघलाएगा तो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, धीरे धीरे पानी टपकेगा नीचे। तो जब पानी नीचे धीरे धीरे टपकेगा तो ऐसे ऐसे उस गुफा के फ्लोर पे ऐसे ऐसे आकृतियां बन जाएंगी, और यहाँ सीलिंग पर भी ऐसे लटकते हुए ऐसे ऐसे आकृतियां बन जाएंगी। तो धीरे धीरे एक टाइम इंटरवल ऐसा आता है कि जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ज्यादातर क्या होती हैं, मिलती नहीं है, नीचे गिर जाती हैं। और क्यों गिर जाती हैं, क्योंकि इनका वेट काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो इन्हें कहते क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें कहते क्या है, जो लाइमस्टोन के ड्रिप से बनती हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्टेगमाइट। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्लो मूवमेंट ऑफ अ वेरी फाइन रॉक। ठीक है, रॉक along a slope is described as, किसी ढलान के साथ बहुत महीन चट्टानों की धीमी गति को इस प्रकार वर्णित किया गया है। मतलब कि हमने जब पढ़ा क्या बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, वहां एक टर्म आया, क्या टर्म आया, लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, सॉइल फ्लो, ये टर्म आए। तो वही पूछ रहा है कि जब एक मिट्टी का बहुत क्या बोलते हैं बड़ा फ्लो, कैसा, जिसमें पानी भी हो, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी हो, वो फ्लो कहलाता क्या है, जो क्या होता है, जिसका मूवमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। यानी कि क्या होता है, वो फ्लो बहुत ज्यादा स्लो होता है। मूवमेंट क्या कैसा होता है, वो मूवमेंट स्लो होता है। तो हमसे पूछ रहे उसे कहते क्या है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। ठीक, लैंडस्लाइड क्या है, सडन मूवमेंट है, रैपिड, जो तेजी से होता है। मड फ्लो भी स्लो होगा, लेकिन इससे भी स्लो ये होगा, इसे सॉइल क्रीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सॉइल क्रीप भी कहते हैं। सॉइल फ्लो जैसे मड फ्लो, वैसे ही सॉइल फ्लो यानी मिट्टी का ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कना, कहाँ पे, हिली एरियाज में। और मड फ्लो मतलब बहुत सारी मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो, लेकिन वो मिले हो तो मड फ्लो में उसके साथ कंकड़ पत्थर, बहुत सारी चीजें उसके साथ फ्लो हो रही हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे मड फ्लो। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 6 का सी, सॉलिफ्लक्शन। चलिए देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, Which of the following statement is not correct about landslide? लैंडस्लाइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं, पहला, लैंडस्लाइड्स कैन नॉट बी अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक। कह क्या रहा है क्वेश्चन, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण नहीं हो सकती है। क्या ये सही है, नहीं, यही गलत है। ठीक, भूकंप आएगा तभी तो लैंडस्लाइड होगी, या स्टीप साइडेड हो जाएगा उसका हिल का एरिया, तब लैंडस्लाइड होगी। उसके बाद सही क्या क्या है, लैंडस्लाइड जनरली अकर डाउन ऑन अ हिल स्लोप। ठीक, सही ये भी है।
लैंडस्लाइड कैन बी स्लो एज वेल एज फास्ट मूविंग मटेरियल। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या है, रैपिड है, तेजी से होती है, अचानक धीरे धीरे फ्लो नहीं होता है उसका, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। ठीक, चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ में जब रास्ते काट कर बनाए जाते हैं तो रास्ते के किनारे जो पहाड़ की वो होती है, दीवार टाइप में बन जाती है, साइड वेज स्लोप क्या होती है, दीवार टाइप जो स्टीपी हो जाती है। तो अचानक बारिश हो जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक आ जाता है, या बारिश हो जाती है तो नीचे की मिट्टी चिकनी हो जाती है। अर्थक्वेक आएगा तो वेव्स होगी, कंपन होगी, और कंपन से क्या होगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी। या बारिश हो जाएगी तो कोई बड़ी सी रॉक है, उसके नीचे की मिट्टी बहेगी तो रॉक भी क्या बोलते हैं, नीचे की ओर बह जाएगी और गिर के लुढ़क कर रास्ते पर आ जाएगी। तो जिसे क्या कहते हैं, हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक, सॉइल क्रीप और सॉलिफ्लक्शन अकर्स मेनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन में सबसे ज्यादा होता है? मृदा रेंगना या सॉलिफ्लक्शन मुख्य रूप से निम्नलिखित किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा? कहाँ पे होगा? हिली एरियाज में होगा। ठीक, हिली एरियाज में होगा। दूसरा, ग्लेशियर कहाँ होते हैं? ग्लेशियर भी तो हिली एरियाज में होते हैं। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल वेट एरियाज में वहां भी हो सकता है, बारिश होगी। पेरी ग्लेशियर्स में वहां भी हो सकता है। तो हमारा क्या सही होगा? ऑल ऑफ दी। सॉइल फ्रक्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सभी जगह हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following factor do not support slides? स्लाइड्स को सपोर्ट कौन सा इसमें फैक्टर नहीं करता है? सबसे पहला, स्टीप स्लोप। भाई स्लोप होगा तभी तो स्लाइड होगी, कोई रॉक या कोई मिट्टी का बड़ा सा ढेर। या डिफॉरेस्टेशन, भाई जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो अपने आप क्या बोलते हैं, वहां की मिट्टी क्या होगी, नीचे सरक आएगी जब बारिश होगी, क्योंकि उसका कोई पकड़ नहीं होगा। रिजुविनेशन ऑफ रिवर, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। लेक्स से क्या, फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट लैंडस्लाइड को, क्या लेक्स सपोर्ट करती हैं? नहीं करती हैं, करती हैं। भाई पानी होगा तो क्या बोलते हैं, जब लेक्स झीलों से पानी नीचे की ओर गिरेगा, बहेगा, तो उसके साथ चट्टान और मिट्टी भी तो नीचे बहेगी नीचे की ओर। फ्रेश वाटर लेक्स हो या ग्लेशियर लेक्स हो, कोई भी हो। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? रिवर रिजुविनेशन। रिवर रिजुविनेशन का क्या तात्पर्य है? कोई लैंड अप हो जाए या फिर डाउनवर्डेड फोल्ड हो जाए या फॉल्ट हो जाए तो रिवर का पाथ चेंज हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? रिवर रिजुविनेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग को कौन से फैक्टर क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? ठीक, वेदरिंग एंड क्लाइमेट। अब मास वेस्टिंग है क्या? मास वेस्टिंग का मतलब होता है बहुत सारी किसी हिली एरिया में या प्लेन्स में या फॉरेस्ट में बारिश की वजह से बहुत सारे मिट्टी चट्टानों का टूटना और एक पूरा आकार लेना। उस मिट्टी के ढेर में क्या बोलते हैं, चट्टानें होंगी, टूटे हुए पेड़ होंगे और पानी होगा। पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि वो मिट्टी तो होती है लेकिन वो चिपचिपी होती है, वो बहती है धीरे धीरे, जिसका फ्लो स्लो होता है, लेकिन सॉइल क्रीप से फ्लो ज्यादा होता है। तो उसमें कौन कौन से क्या बोलते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? वेदरिंग एंड क्लाइमेट, बारिश होगी तो क्लाइमेट और वेदरिंग रिस्पॉन्सिबल होगी। वाटर कंटेंट, पानी तो रहता ही है। स्लोप एंगल, अब जब ढलान होगी तभी तो मिट्टी कोई नीचे की ओर सरकेगी, तो वो स्लोप एंगल भी फैक्टर है। तो हमारा क्या सही होगा? सही होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following mass movement have generally greatest velocity of movement among other? ठीक, इसमें सबसे ज्यादा तेज कौन सा होता है? स्लम्पिंग, डेब्रिस फ्लो, फॉल्स, मड फ्लो। भाई मड फ्लो क्या, पानी की मात्रा कम होगी, मिट्टी ज्यादा होगी तो कैसा होगा? स्लो ही तो होगा, तेज तो होगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या करें? डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस फ्लो भी क्या होगा? स्लो होगा, तेज नहीं होगा। स्लम्पिंग, कोई बड़ी सी चट्टान का नीचे की ओर सरकना, रैपिड होगा, लेकिन फॉल्स से रैपिड नहीं होगा। ठीक, तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉल्स। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉल ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस डाउन द स्लोप काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एवलांच। ठीक है, पूछ रहा है एवलांच आने के लिए कौन कौन से कारक इसमें
वो है, रिस्पॉन्सिबल हैं। ढलान से नीचे बर्फ के बड़े खंड के गिरने से निम्नलिखित में से कौन सा हिमस्खलन होगा? ठीक है, तो एवलांच किस टाइप का होगा? लूज स्नो एवलांच, पाउडर स्नो एवलांच, आइस फॉल एवलांच या स्टेप एवलांच? किस टाइप का एवलांच होगा भाई? जब एक ब्लॉक होगा इसका बहुत बड़ा जो नीचे की ओर आएगा, ना कि उसका छोटे छोटे, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक छोटा छोटा फ्लो होगा उसका, किसका? आइस का। तो वो क्या बोलते हैं उसे, छोटे छोटे, उस तो वहां पे पाउडर स्नो एवलांच तो होगा ही नहीं। लूज स्नो एवलांच यानी कि जब एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ग्लेशियर है, उसमें से एक छोटा पार्ट लूज होकर नीचे सरक गया, क्योंकि उसके नीचे की मिट्टी खिसक गई या उसके नीचे की आइस पिघल गई, तो वो भी नहीं होगा। आइस फॉल एवलांच, बिल्कुल सही। आइस फॉल एवलांच क्यों होगा? क्योंकि एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है। क्या है? लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस नीचे आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कई सारे आंसर्स हमारे वहीं से सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कॉज एन एवलांच? इनमें से कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण अवलांच आ सकता है, या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांच? सबसे पहले यूज ऑफ एटीवी ऑन आइस। एटीवी का अर्थ क्या है? एटीवी का अर्थ ये है कि एवलांच को जब बहुत सारी आइस कोई पहाड़ की चोटी पर, किसी घाटी के ऊपर पहाड़ की चोटी पर एवलांच, बहुत सारी आइस या ग्लेशियर इकट्ठा हो जाता है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है, तो जानबूझकर वहां पर एवलांच लाया जाता है। ठीक, पहला फैक्टर हो गया। स्नो स्टॉर्म यानी कि कोई पहाड़ी एरिया में हवा चल रही है तो स्नो स्टॉर्म, जैसे रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिड रीजन्स में रेत भरी आंधियां चलती हैं, उसे बर्फीले क्षेत्र में बर्फ भरी आंधियां भी चलती हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ये भी एक रीजन हो सकता है। क्यों हो सकता है ये एक रीजन? क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को समेट कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं, वहां पे स्लोप या स्टीप साइडेड लैंडफॉर्म्स या फ्लोर नहीं बन पाता है। लेकिन जब पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, या हिली एरिया का स्लोप कैसा हो जाएगा? स्लोप स्टीप साइडेड हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है एवलांच आने का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलिए देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमको देखना है। लो इंटेंसिटी कंप्रेशनल फोर्सेस काज रैपिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, चलिए, क्या रॉक्स का रैपिंग हमने कहाँ पढ़ा था? फोल्डिंग में। ठीक है, तो क्या लो इंटेंसिटी होती है? नहीं, ये गलत है। हाई इंटेंसिटी कंप्रेशनल फोर्सेस प्रोड्यूस फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, ये सही है। द टू साइड्स ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड सिंक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस। ठीक, सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस क्या है? ये टू फोल्ड ऑफ रॉक्स हैं। ये क्या होता है? ये एंटीक्लाइंस होता है, ये सिंक्लाइंस होता है, ये फोल्ड का। तो वही चीज कह रहा है, तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? टू साइड्स ऑफ फोल्ड, सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन। तो हमारा क्या सही होगा? पहला और दूसरा? बिल्कुल नहीं, पहला तो गलत है। लो इंटेंसिटी नहीं होती है, क्या होती है? हाई इंटेंसिटी होती है। तो हमारा कौन सा सही है? दूसरा एंड तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, देख लीजिए। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्टिंग। फॉल्टिंग के बारे में स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। फॉल्टिंग इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग अ लाइन ऑफ फ्रैक्चर। क्या कह रहा है? फॉल्टिंग क्या है? फॉल्टिंग कह रहा है कि फॉल्टिंग एक सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट है, किसी रॉक बेड का सिर्फ ऊपर उठना ही फॉल्टिंग कहलाता है। क्या सही कह रहा है? बिल्कुल नहीं, गलत। फॉल्टिंग अपवर्ड एंड डाउन और मूवमेंट दोनों है। फॉल्ट स्ट्रक्चर में जैसे एक ये रॉक बेड है, ठीक, जैसे ये एक रॉक बेड है, ठीक, तो इस रॉक बेड में यहाँ पर टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण क्या बोलते हैं, दरार पड़ना और इसका टूटना। तो क्या होगा? यहाँ से एक पार्ट का ऊपर उठ जाना, ठीक है, ये एक रॉक बेड है, एक पार्ट का ऊपर उठना, एक पार्ट का नीचे झुक जाना। ऑब्वियस सी बात है, जब एक पार्ट टूटेगा आपस में तो कोई ना कोई ऊपर उठा होगा, तभी तो टूटा है। तो जो ऊपर उठ गया और जो नीचे उठा, जो नीचे रह गया वो और नीचे हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा। पहली चीज तो पहला क्या है? गलत है।
द प्लेन along which faulting occurs कैन ओनली बी अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिल्कुल सही, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल ही हो सकता है, वर्टिकल कैसे होगा? प्लेन तो वर्टिकल हो ही नहीं सकता है, वो तो क्या हो जाएगी? घाटी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या सही है? ओनली टू सही है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनटीए क्या कर रहा है? सेम एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और इन्हें तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। कहां पर? जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जहां पे हमारा ड्रीम है। ठीक, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज वर्क डीप इनसाइड द अर्थ एंड प्रोड्यूसेस सडन चेंजेस। यानी कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज के कारण क्या होता है? अर्थ के डीप में वो प्रोड्यूस होती हैं, और जिनके कारण क्या होता है? सडन चेंज होता है, रैपिड चेंज होता है। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर। ठीक, क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल भाई, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट ही तो है क्या? वोल्केनो एंड क्या? अर्थक्वेक। Epeirogenic movement are caused by diastrophic forces. Select the correct answer. क्या सही है? इपीरोजेनिक है? नहीं, ओरोजेनेटिक है। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक क्या है? ओरोजेनेटिक है। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या है? ओरोजेनेटिक है, इपीरियोजेनेटिक नहीं है। कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज है इपीरियोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक, चलिए, तो कौन सा सही है? ओनली वन। ठीक, देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज वर्क डीप इनसाइड द अर्थ, ये तो हम कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉर्मल फॉल्ट अकर्स ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेज वर्किंग अपोजिट ईच अदर। क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसे? ऐसे कि ये है रॉक बेड एक, ठीक है, ठीक, अब क्या है? एक रॉक बेड इधर टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, एक इधर, यही तो है नॉर्मल फॉल्ट। कैसी आकृति बनेगी? ये इधर, ये इधर, तो ये बीच में क्या हो गया? फॉल्ट हो गया। तो पहला हमारा सही हो गया नॉर्मल फॉल्ट के बारे में। दूसरा क्या है? रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट अकर्स ड्यू टू द फेस टू फेस कन्वर्जेंस, यानी कि रॉक बेड का किसी का फेस टू फेस कन्वर्जेंस। कैसे? ऐसे दो रॉक बेड्स हैं, दूर दूर थी, उनका फेस टू फेस कन्वर्जेंस हो रहा है, कोलाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट जो बनेगा वो रिवर्स फॉल्ट कहलाएगा। ये भी सही है। उसके बाद, और फॉल्ट डिप इज द एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, हमने डिप और स्ट्राइक के बारे में जाना था। डिप और स्ट्राइक क्या होती हैं? डिप एंगल होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जहां पे वो एंगल बना होता है उसे स्ट्राइक कहते हैं। तो फॉल्ट को लेके तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए, बोथ 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा इसमें सही है? नेपीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। वो कैसे सर? वो ऐसे कि जो नॉर्मल फॉल्ट, ये तो हमने कर लिया। नेपीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, ये फोल्डिंग ऑफ रॉक्स से बने होते हैं। वो कैसे? जब ये फोल्डिंग हुई, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ये एक्सेसिव फोल्डिंग हो गई, तो यही जो पार्ट है ये नेपीज कहलाएगा। इन दोनों का, ये और ये, नेपीज कहलाया। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस कंप्रेसिव फोर्सेज वर्किंग ऑन ओवरटर्न फॉल्ट। ओवरटर्न फोल्ड्स पे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नेपीज जब फोल्डिंग होगी, एक्सेसिव फोल्डिंग हुई, तभी तो बनेंगे। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ, दोनों करेक्ट हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। भूकंप के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। भूकंप के बारे में निम्नलिखित ऑप्शंस पर विचार करें। देखिए, पढ़िए एक बार। क्या है पहला पॉइंट? पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक, अर्थक्वेक जहां पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं, बिल्कुल सही। सरफेस वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द फोकस।
फोकस से जो सरफेस वेव्स होती हैं वो अर्थ के एपी सेंटर फोकस से ऊपर की ओर ट्रेवल करती हैं सरफेस की ओर अर्थ के। क्या सही है? बिल्कुल सही है। अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग मॉडिफाइड मर्कली स्केल। क्या ये सही है? बताइए जल्दी से। सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं सही है। तो इसमें कौन सा सही है? ओनली ऑप्शन ए 1 एंड 2। 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज अ लैंड फॉर्म फॉर्म्ड बाई फ्लूवियल इरोजन। ठीक है, फ्लूवियल इरोजन ग्लेशियर और रिवर इरोजन दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन से बने होते हैं, कैनियन, एल्यूवल या ज्यूगेन या डोलाइन। ठीक है, तो हमने क्या जाना था? हमने जाना था जो ज्यूगेन और ये डोलाइन है, ज्यूगेन तो विंड इरोजन है, और एल्यूवियल कोन्स और कैनियंस, कैनियंस क्या हैं? गॉर्ज हैं। यही क्या है? यही तो बैलीज हैं। तो क्या कहलाएंगे? ये तो है ही फ्लूवियल इरोजन, और एल्यूवियल कोन्स भी एक इरोजन है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ओनली 1 एंड 2। ठीक, चलिए देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पढ़िए एक बार इनको। मैकेनिकल लूजिंग एंड स्वीपिंग अवे अ मटेरियल बाय रिवर वाटर इज कॉल्ड कोरिजन। ठीक भाई, मैकेनिकली किसी रॉक का इरोजन होगा और उसको वो रिवर अपने फ्लो के साथ कहीं आगे लेके जा रही है, तो उसी को तो कोरिजन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केमिकल सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्यूबल पार्शली सॉल्यूबल रॉक इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एक्शन। क्या उसे हाइड्रोलिक एक्शन कहा जाता है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि कोई रॉक बेड है, रॉक बेड पे क्या बोलते हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी में क्या है, जर्म्स हैं, जर्म्स हैं, उस पे पानी पड़ा, वो जर्म्स पानी में मिल गए, पानी हो गया एसिडिक, और एसिडिक होने से क्या हुआ, पानी क्या, वो रॉक का इरोजन हुआ। तो उसी को तो कहते हैं हाइड्रोलिक प्रोसेस या फिर केमिकल वेदरिंग। ठीक, तो कैसे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ इज करेक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वियर एंड टीयर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल व्हेन दे रोल एंड कोलाइड इनटू वन अनदर इज कॉल्ड एक्ट्रिएशन। ठीक है, बिल्कुल। अब भाई एक छोटा टुकड़ा किसी पत्थर से टूटा, एक दूसरा टुकड़ा किसी मिट्टी से टूटा, ये मडी है, ये टुकड़ा पत्थर का है, दोनों मिल गए, सीमेंटेड हो गए, एक्ट्रीशन कहलाया। ठीक है, फिर कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो डिपोजिशन कहलाएगा। इरोजन का एक्ट्रीशन एक पार्ट है। कैसा इरोजन का? फ्लूवियल इरोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या है? बोथ वर्टिकल एंड लिटरल कोरिजन डोमिनेट इन अपर कोर्स ऑफ रिवर। बिल्कुल सही बात। लेटरल एंड वर्टिकल इरोजन हमने जो पढ़ा, दो प्रकार से कोरिजन होगा, लेटरल एंड वर्टिकल। लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो नदी का जो किनारा होगा उसको क्या करेंगे, वाइड करेंगे, वो लेटरल कोरिजन कहलाएगा। और लिटरल कोरिजन कहाँ होता है? यूथ एज में और मेच्योर एज में होता है, यानी अपर कोर्स ऑफ रिवर में होता है, हाई लैंड एरियाज में। वर्टिकल इरोजन जब रिवर ओल्ड एज में पहुंच जाती है तो वर्टिकल इरोजन ना के बराबर होता है। क्योंकि रिवर ऊपर से हाई लैंड से डाउन लैंड्स में आ नहीं रही है, रिवर क्या हो रही है, प्लेन लैंड्स में फ्लो कर रही है, जिससे क्या होगा, वर्टिकल इरोजन बिल्कुल नहीं होगा या ना के बराबर होगा। ठीक, तो दोनों ऑप्शन सही हैं हमारे, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेचुरल लीवीज आर फॉर्म्ड बाय वेरी फाइन डिपॉजिट्स अलोंग द रिवर बैंक। लीवीज क्या है? डिपोजिशन फीचर्स ऑफ रिवर्स है। बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? पॉइंट बार्स आर फॉर्म्ड ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ मियांडर। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मियांडर यही तो है, रिवर का यही तो है मियांडर। ठीक, यहाँ से इरोजन हो, यहाँ इरोजन हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, फिर यहाँ से इरोजन होके यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है रॉक्स का, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, तो वही तो कह रहा है, ये जो पॉइंट बार्स हैं
ये किस साइड है? कन्वेक्स साइड ही तो है। तो यही पूछ रहा है, दोनों ऑप्शन क्या है इसमें भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियल डिपोजिशन? इसमें कौन से लैंड फॉर्म्स ऐसे हैं जो ग्लेशियर के डिपोजिशन से बने हुए हैं? ठीक, तो देखते हैं हम। सीप रॉक्स क्या ग्लेशियर डिपोजिशन से बना हुआ है? रिलेटेड तो ग्लेशियर से ही है, नहीं, ये ग्लेशियर के इरोजन से है रिलेटेड। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हमें ग्लेशियर से के डिपोजिशन से बने हुए लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला सीप रॉक्स क्या ग्लेशियर के डिपोजिशन से बने हैं? नहीं, ग्लेशियर के इरोजनल हैं ये लैंडफॉर्म्स। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमने यही देखा था। हैंगिंग वैलीज ये भी इरोजनल है ग्लेशियर के। मोरेन्स ये है, केम टेरिस ये भी हैं। इरेटिक्स क्या इरेटिक्स भी हैं? बताइए जल्दी से, इरेटिक्स भी क्या ग्लेशियर के डिपोजिशनल फीचर्स हैं? बताइए जल्दी, बताइए। नहीं, इरेटिक्स क्या है? ये भी ग्लेशियर के कैसे हैं? इरोजनल फीचर्स हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तीसरा और चौथा। ठीक, चलिए ऑप्शंस में नहीं है, हम बना लेते हैं। तीसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पांचवा, 1 2 3, ये तो कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। हैंगिंग वैली मोरेन्स हैं, केम एंड टेरिस ग्लेशियर के डिपोजिशन फीचर्स हैं, इरेटिक्स भी नहीं है। ठीक, तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? मशरूम रॉक्स हमने कहाँ पढ़ा था? एरिड रीजन्स में। हैव नैरो अपर पोर्शन एंड ब्रॉडेड बेस, क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं, नैरो बेस था, ब्रॉडेड अपर रीजन था। कैसे? मशरूम कैसा होता है? उसका एक पिलर होता है जो नैरो होता है, लेकिन जो ऊपर का एरिया होता है ब्रॉड होता है। तो मशरूम रॉक्स भी तो ऐसे होंगे, उनका मशरूम रॉक्स क्यों नाम पड़ा? इसी वजह से तो पड़ा। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? मशरूम रॉक्स आर कॉल्ड गारा इन सहारा डेजर्ट। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल से, उन्हें गारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें गारा कहा जाता है। इंसेलबर्ग आर लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय विंड। हाँ, बिल्कुल सही है, विंड के इरोजन से बने हुए होते हैं इंसेलबर्ग। इरोजनल फीचर्स ऑफ विंड, इरोजनल फीचर ऑफ विंड। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो गया? दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, देखिए, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। यारदांग आर फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ अल्टरनेटिव हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ठीक, क्या इरोजनल फीचर से है? किसका है? विंड का। क्या अल्टरनेटिव होता है? होता है। तो हमारा पहला करेक्ट हो गया, ये विंड का क्या है? इरोजनल फीचर है, इरोजनल फीचर ऑफ विंड। ठीक है, उसके बाद यारदांग्स आर फॉर्म्ड बाय फ्लूवियल इरोजन। बिल्कुल नहीं। तो हमारा पहला ओनली वन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय विंड? विंड के द्वारा बने हुए इसमें कौन से लैंडफॉर्म्स हैं? भाई ज्यूगेंस, ये भी विंड के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, विंड का इरोजनल लैंडफॉर्म है। बरछांस ड्यून्स से बने होते हैं, विंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। सीफी ये भी क्या बोलते हैं? विंड से बना हुआ है। और क्या है? डिफाइलेशन हेलोज। और बीच और केप्स कास्ट रीजन के हैं। बीचेज क्या विंड से बने हुए हैं, इरोजनल या डिपोजिशन से? बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें से? हमारा सही होगा 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन। द विंडवर्ड साइड ऑफ बरछांस इज स्टीप स्लोप। यानी बरछांस का जो एक साइड होता है वो स्टीप होता है, यानी कि काफी गहरा होता है। कैसा होता है? हाफ मून शेप्ड होता है। जैसा कि हमने आपको क्लासेस में बताया, वो मून शेप्ड होते हैं क्या? बरछांस।
स्टीप साइडेड होते हैं। ठीक, दूसरा द लीवर्ड साइड ऑफ बरछाछ इज जेंटल स्लोपिंग, यानी कि एक गहरा होगा और एक ऐसे भाई अब जब बनेगा तो ये साइड क्या होगा, लीवर्ड साइड ये स्टीप होगा और यहाँ से जो ऐसा होगा ये धीरे धीरे यहाँ से रेत इकट्ठी हो रही होगी, तो ये कैसा होगा, जेंटल स्लोप होगा। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट किसके बारे में, बरछांस के बारे में। बरछांस क्या है, पिंड का डिपोजिशनल फीचर्स है और इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ वेव्स। इसमें वेव का डिपोजिशनल फीचर्स नहीं है। कौन सा नहीं है, बैरियर ऑफ सैंड बिल्कुल है। अब भाई जब वेव्स आएंगी तो कुछ इरोजन करेंगी कोस्टल एरिया से, कुछ डिपोजिशन भी करेंगी साथ में। बीच कोट्स, टाइम्बोला एंड स्टैक, स्टैक है नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्लेट। इसमें कौन सी एक मेजर प्लेट नहीं है। ठीक, सबसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के। ठीक है, अरेबियन प्लेट एक क्या है, माइनर प्लेट है। ठीक, याद रखिएगा। नाजका एक क्या है, माइनर प्लेट है। कहाँ पर है बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट्स। ये एक प्लेट हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। ये हो गई ओशियानिक प्लेट, ठीक है। अब इनका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे की ओर सबडक्शन हो रहा है। एक प्लेट एक दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़, ये ऊपर हो जाएगी या तो ये ऊपर हो जाएगी, एक के नीचे मतलब एक प्लेट के विनीत दूसरी प्लेट आ जाएगी, तो एक कन्वर्जेंस हो जाएगा। उससे क्या बनते हैं, मिड ओशियानिक रिजेज बनते हैं, कि ट्रेंचेज बनते हैं, कि फोल्ड माउंटेन बनते हैं, कि मार्जिनल सी बनते हैं। उनसे बनते हैं मिड ओशियानिक रिजेज। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनेंगे, ये तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का फोल्डिंग होगा टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण तब बनेंगे ना ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का ए सही है, मिड ओशियानिक रिजेज बनती हैं। चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन ओरिजिन एंड लोकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक तो हमें क्या बताता है, हमें ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स की, कॉन्टिनेंट्स सब एक थे उसके बाद सब अलग हो गए, ड्रिफ्टिंग बताता है, क्लाइमेटिक चेंज बताता है, फॉसिल्स के बारे में, फ्यूल्स के बारे में, ये सब बताता है। लेकिन किसके बारे में हमें नहीं बताता है, हमें अर्थक्वेक्स के बारे में कुछ नहीं बताता है। कि अर्थक्वेक वो ये बताता है कि अर्थक्वेक से क्या बोलते हैं, वो अलग हुए कॉन्टिनेंट, ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट्स की। लेकिन अर्थक्वेक के बारे में ये नहीं बताता था कि अर्थक्वेक कैसे आए या अर्थक्वेक कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका एपिसेंटर के बारे में, उनके वेव्स के बारे में, ऐसा कोई जानकारी नहीं देता है। सिर्फ कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग के बारे में बताता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 32 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का एक एग्जांपल कौन है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, देखते हैं पहले। द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, द सैन एंड्रियास फॉल्ट, द मिड अटलांटिक रिजेस, द हिमालयाज। हमने अभी पढ़ा क्या, डाइवर्जेंट सैन एंड्रियास फॉल्ट एक डाइवर्जेंट का उदाहरण है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का उदाहरण है। कैसे, ये प्लेट है, रिवर्स फॉल्टिंग हो रही है। रिवर्स फॉल्टिंग कहाँ होगी, ऑलवेज रिमेंबर रिवर्स फॉल्टिंग हुई कहाँ पर, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर। तो क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर आल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल सही। भाई पहले कॉन्टिनेंट्स बने, ओशियन बने, तभी तो प्लेट्स का ड्रिफ्टिंग हुआ, फोल्ड माउंटेन बने, वॉल्केनोज आए,
तो क्या बोलते हैं प्लेट्यूज बने और सारी चीजें बनी। तो फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स में क्या ही आएंगे, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस ही आएंगे। ठीक है। दूसरा, द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज डोमिनेटेड बाय ओशियंस, बिल्कुल सही बात। वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया क्या बोलते हैं पानी से घिरा हुआ है, कमेंट करके बताइए। डोमिनेटेड है हम बता रहे हैं बाय ओशियंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक, पहला और दूसरा भी, तो बोथ आर ट्रू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, कॉन्टिनेंटल मास एंड ओशियानिक क्रस्ट वर मेड ऑफ सियाल, बिल्कुल सही। अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, अपर लेयर क्रस्ट की है वही क्या बोलते हैं फैली हुई है। लेकिन क्या उन्होंने इसका कोई वो दिया था, नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या बताया था, ड्रिफ्टिंग के बारे में बताया था। तो एक थ्योरी के हिसाब से ये क्या है, सियाल, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा था ये सियाल से बनी हुई है। फिर क्या कहते हैं, ओशियानिक क्रस्ट फ्लोटेड ओवर द कॉन्टिनेंटल मास, क्या ये भी सही है, बिल्कुल नहीं। ओशियानिक क्रस्ट कहाँ है, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर ये ऐसे है, यहाँ पर है ओशियन, ये नीचे है, ये इसके ऊपर थोड़ी फ्लोट कर रही है, वो तो इसका एक पार्ट है जो ओशियन के नीचे है, वाटर्स के नीचे है। तो क्या सही है, दोनों ऑप्शन नहीं सही है, नॉन ऑफ दीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फॉसिल्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, सिमिलर फॉसिल्स पाना कॉन्टिनेंट्स के यानी कि कोस्टल एरिया दोनों के, ये किसका एग्जांपल है, ये ड्रिफ्ट थ्योरी का एक एग्जांपल है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एज्ड रॉक्स ऑन कॉन्टिनेंट, ये भी क्या है, ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर ने बताया था। तो दोनों स्टेटमेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सही हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको भी। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 36, ये बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा भी है, प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल टिल्टेज, हाँ ये भी सही है। तो तीनों एविडेंस सही है, किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, किसके अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड वेगनर के, अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी के बारे में। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट वाज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, बिल्कुल सही, उनकी किताब भी है, कौन सी है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। प्लेट्स आर हार्ड एंड प्लास्टिक सेगमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर, ये गलत है। देयर आर मेनली 7 मेजर प्लेट्स, ये सही है। ठीक है, वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स हैं, ये सही है। उन्होंने ये नहीं बताया था लेकिन ये सही है स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट वाज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, बिल्कुल ये भी सही है। प्लेट्स आर हार्ड एंड प्लास्टिक सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, ऐसा कुछ है क्या, अर्थ के क्रस्ट के नीचे क्या बोलते हैं प्लास्टिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन सा सही है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, चलिए हम विचार करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, द कॉन्टिनेंटल सियाल फ्लोट्स ओवर ओशियानिक सीमा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब भाई क्रस्ट मेंटल के ऊपर क्या बोलते हैं, फ्लोट तो कर ही रही है। ठीक, द मेन फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड मास आर डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड टाइडल फोर्सेज, बिल्कुल सही। तो दूसरा सही है, लेकिन ड्रिफ्टिंग के बारे में ये नहीं सही है, ड्रिफ्टिंग के बारे में ये रिलेटेड नहीं है, ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में सही है लेकिन ड्रिफ्टिंग के बारे में नहीं सही है। ठीक, तीसरा, टाइडल फोर्सेज मूव्स द कॉन्टिनेंट इक्वेटर्स वर्ड एंड डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेज मूव्स द कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टाइडल फोर्स के कारण जो कॉन्टिनेंट से वो भूमध्य रेखा की ओर क्या बोलते हैं बढ़े, और टाइडल फोर्सेज के कारण जो कॉन्टिनेंट से वो दूसरी तरफ बढ़े। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल हाँ ऐसा था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्रोकन कॉन्टिनेंट लैंड इन अंगारा लैंड, इन साउदर्न पार्ट इज गोंडवाना लैंड, बिल्कुल सही। साउदर्न पार्ट यानी कि इंडियन पार्ट जो साउथ की तरफ क्या बोलते हैं उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और जो बाकी बचा रेस्ट ऑफ पार्ट अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में उसे अंगारा लैंड कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए
हम एक ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वो टाइपिंग एरर्स होते हैं, माइंड मत करिए उनको। ध्यान दीजिए, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए साथ में और मेहनत करिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। और लेकिन ये भी मत सोचिए कि आंख बंद करके मेहनत करिए बैल की तरह, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं। क्या सभी को सफलता मिल जा रही है? नहीं, पेपर दे के आते एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। पढ़े तो हम 8 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन क्यों? सही डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन भी हम देंगे, गाइड भी अच्छा करेंगे, और मटेरियल और कंटेंट भी सबसे अच्छा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री में। तो पढ़िए और अपने ड्रीम को पाइए। प्लेट्स आर मेड ऑफ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशियानिक क्रस्ट, बिल्कुल सही। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट दोनों होती हैं क्रस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल प्लेट्स आर नॉट परमानेंट, ऐसा कुछ है भाई? कोई इंडिविजुअल प्लेट जो परमानेंट नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक। प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड कॉन्टिन्यूअली चेंज इन साइज एंड शेप। हाँ, प्लेट्स का मूवमेंट अभी भी हो रहा है, हमें पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो है। 1000-2000 साल में कहीं 1 इंच कोई एक प्लेट मूव करती है, तो हमें वो पता नहीं चलता है, ठीक। तो तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय हैरी हेस, बिल्कुल सही। हैरी हेस ने सी फ्लोर बताया कि समुद्र का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है दूर दूर तक, उसके बारे में बताया, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेट कर लिया गया, बिल्कुल सही। ये भी सही है। एविडेंसेज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज बेस्ड ऑन टेम्पोरल रिवर्सल जियोमैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड। पैसिफिक ओशियन में पाया गया है कि उसका सी का जो फ्लोर है, ओशियन का जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। और अटलांटिक ओशियन का जो फ्लोर है क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है उसका, ठीक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 4 क्वेश्चन और हैं। दे आर लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनोज आर इनकरेक्ट। वोल्केनो को लेके कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है? दे आर लोकेटेड एट डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्या वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर है? नहीं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर वो लोकेटेड है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इरप्शन एट डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन आर वायलेंट, दोनों क्या है? गलत है। जब वहां पर उपस्थित ही नहीं है तो वायलेंट कैसे हो सकते हैं? तो हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज, ठीक। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच करेक्टली अरेंज द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट को, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्लेट्स हैं जितनी, उनको अरेंज करिए, ठीक। तो पश्चिम, सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? और सबसे पहले क्या आएगा इसमें? स्कोटिया का प्लेट आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का प्लेट आएगा, ठीक। तो हम 4 और 3 कहाँ पे मिल गया हमको? बी में। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? पूरे स्टेटमेंट को इलिमिनेट करके हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी 42 का, ठीक है। नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओशियानिक ट्रेंचेज आर लोकेटेड एट ओशियानिक कन्वर्जेंस। ओशियानिक कन्वर्जेंस क्या है? ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस है ये, यानी सिर्फ ओशियानिक प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है तो ओशियानिक ट्रेंचेज बनती हैं, ठीक है। ये है ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस। एंड कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तब भी क्या बनती है? तब मिड ओशियानिक रीजेज बनती हैं। मिड ओशियानिक रीजेज आर लोकेटेड अलोंग द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन। नहीं, कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन पर होती हैं, ठीक। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द प्लास्टिक एस्ट्रोनोस्फीयर फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। अब वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, यहाँ पर डॉट लगाइए, ये कौन है? अल्फ्रेड वेगनर, सीडीटी के दाता। प्रोपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। बिल्कुल नहीं,
उन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी किस लिए दी थी? कॉन्टिनेंटल के ड्रिफ्टिंग के बारे में। किसके बेस पे दी थी? मेजर क्लाइमेटिक चेंज के बेसिस पे दी थी। ठीक है, तो पहला ही अकेले सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्रस्ट ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। बिल्कुल हो सकता है क्या ऐसा? ये क्रस्ट का मतलब क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल प्लेट का हो गया। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। बिल्कुल सही। स्ट्रेटोस्फीयर पोर्शन ऑफ द लोअर मेंटल। बिल्कुल नहीं, लिथोस्फीयर के नीचे ही तो स्ट्रेटोस्फीयर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तीसरा। कौन सा सही है? बी, 45 का बी। चलिए आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, लेके आते हैं और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में फायदा करेगा। हम डेली की क्लासेज में के एंड में आपको यही सलाह देते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके, कहीं से भी क्वेश्चंस मिलता है आपको जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, उनको सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।